तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, फिलहाल मूलचंद और महाटियान का फाइट चल रहा था और महाटियान ये कितना भी प्रयास करते हैं मूलचंद को ज़्यादा डिसएडवांटेज में ढकेल नहीं पा रहे थे। अब आगे और इधर जैसे ही मूलचंद अपना प्रिमोडियल बॉडी का सुपर पावर यूज करता है, महाटियान भी हैरान था कि तुमने इतनी जल्दी इसके सुपर पावर को भी कल्टीवेट कर लिया, जिसका नाम था प्रिमोडियल सील्स स्फीयर। अब क्योंकि इस बॉडी को ये लोग हजारों सालों से रखे थे तो इसके सुपर पावर के बारे में इनको भी पता था। और ऐसा कहा जाता है कि एक ऐसा पावर है जिसमें अगर कोई फंस जाए तो शायद पूरी इटर्निटी ये बाहर नहीं निकल सकता, पर उस बंदे के लिए यानी जो इसे यूज कर रहा है उसका भी पावर उस लेवल पे होना चाहिए। और इसका पावर जो 36 रेयर सुपर पावर्स हैं उनसे कम नहीं बोला जा सकता। फिलहाल महाटियान अब इनके जो महाटियान माँ इनफाइनाइट बॉडी थी उसे पीछे बुलाते हैं। हालांकि काफी पीछे हट जाते हैं, पर वो जो स्फीयर था इनके काफी करीब पहुंच चुका था। पर महाटियान अब ये रुक जाते हैं और मूचन की तरफ देखकर एक स्माइल देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस रेयर सुपर पावर, रेयर कहना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तुम्हारे इस सुपर पावर से मैं डर रहा हूं। अब कुछ भी हो ये महाक्लैन के चीफ है, तो ऐसे ही पावर वो भी एक छोटा बच्चा इन्हें डरा के चला जाए, ऐसा हो नहीं सकता था। और ये तुरंत ही बोलते हैं महाटियान लो अम्ब्रेला। एक अम्ब्रेला प्रकट होता है और जो स्फीयर था इससे ये टकराने लगता है। मूचन भी जब इस सीन को देखता है तो ये भी बोलता है प्रिमोडियल सील स्फीयर द सील ऑफ इटर्निटी। अब महाटियान ने यहाँ पर जो ऑरा प्रकट की थी अम्ब्रेला की, इस पर ब्लैक और व्हाइट ऑरा को देखा जा सकता था, पर मूचन का ये जो सील था ये काफी तेजी से एक्सपैंड होता है और फिलहाल इसमें महाटियान और इनके अम्ब्रेला फंस चुके थे। और समय के साथ इनका अम्ब्रेला भी इस पावर के कारण गलने लगता है क्योंकि ये जो प्रिमोडियल स्फीयर वाला अटैक था इसके अंदर एक और भी पावर था जो कि सामने वाले अटैक को समय के साथ कोरोड कर सकता था। महाटियान ये कितने भी प्रयास करते हैं इस स्फीयर को, इस स्टील को ये तोड़ नहीं पा रहे थे, मानो समय के भंवर में ये फंस चुके हों। फिलहाल ये अपने जो भी अटैक्स थे उन्हें शांत करते हैं और मूचन से कहते हैं कि ये जो तुम्हारा प्रिमोडियल सील्स है ये सच में काफी फॉर्मिडेबल है, लेकिन शायद तुमने ये नहीं समझा कि तुम न इमॉर्टल एम्परर हो न तुम्हारे पास वो पावर है। मूचन भी इनकी बात सुनकर हंसता तो है, इसे मालूम था कि महाटियान को मार नहीं पाएगा। हालांकि फिर भी यहाँ पर लोग काफी खुश थे क्योंकि मूचन ने फिलहाल इस टाइम और स्पेस में महाटियान को थोड़े समय के लिए ही पर सप्रेस तो कर दिया था। इधर जो महाक्लैन के कुछ एल्डर्स थे मूचन को गाली देने लगते हैं कि हमारे चीफ को बाहर निकालो, पर जैसे ही आगे बढ़ते हैं इन्हें बीच में ही नीदर एंसेस्टर रोक देते हैं कि फिलहाल ये बैटल 1-on-1 चल रहा है, तुम लोग बीच में कहाँ जा रहे हो। महाटियान भी जब इस सीन को देखते हैं तो नीदर एंसेस्टर की तरफ देखकर एक कोल्ड स्माइल देते हैं और ये कहते हैं मुझे मालूम है कि तुम लोगों के पास भी जो 5 प्रिमिटिव सेलेस्टियल बॉडी हैं उनमें से एक है द ग्रेट स्पिरिट सैक्रेड बॉडी, तभी तो तुम लोग इतना उछल रहे हो और इतने मेहनत के बाद हमें एक सेलेस्टियल बॉडी मिल भी रहा था, पर तुम लोगों को यह सही नहीं लग रहा है। पर नीदर एंसेस्टर भी इनका विरोध करते हैं कि न तो ये तुम्हारी बॉडी है न तो ये तुम्हें मिला था, ये बस तुम्हें रखने के लिए मिला था इमॉर्टल एम्परर के द्वारा। और फिलहाल ये काफी गुस्से में मूचन की तरफ देखता है। फिलहाल महाटियान यहाँ पर अपने सेंस ब्लड को यूज करता है और जैसे ही ये अपने सेंस ब्लड को यूज करता है पूरा आसपास का स्पेस मानो इसमें अलग से एक हलचल मच जाती है। किन यानजिंग, एंसेस्टर बुदूर, नीदर एंसेस्टर और बाकी जो भी लोग थे वो हैरान थे क्योंकि ये समझ चुके थे कि ये बंदा कौन सा पावर यूज कर रहा है, महा यिन यांग वेस। ये जो ऑब्जेक्ट था इनके महाक्लैन का सबसे प्योर, सबसे पवित्र ऑब्जेक्ट माना जाता था। जैसे कि बुदूर क्लैन में उनका एंसेस्ट्रल पगोड़ा है, सेम वैसे ही महाटियान क्लैन में ये महा यिन यांग वेस था। और जब पास्ट में फ्लेम एम्परर का महाटियान से बैटल हुआ था और जब ये हार गया था तो इसने यही सेम पावर यूज किया था महा यिन यांग वेस का, तभी फ्लेम एम्परर को यहाँ से पीछे हटना पड़ा था। और प्रिमोडियल बॉडी लेने के लिए फिलहाल ये फिर से वो पावर अब मूचन पे यूज कर देता है। हालांकि जब भी ये सैक्रेड ऑब्जेक्ट यूज किया जाता था इसमें अच्छा खासा पावर खर्च होता था, पर फिलहाल महाटियान एकदम डेस्परेट हो गया था, गुस्से में पागल हो चुका था। नीदर एंसेस्टर भी इसको समझाते हैं कि महाटियान तुम पागल हो चुके हो। इधर लुओली, इसका भी चेहरा उतर चुका था क्योंकि ये जो पावर था अब इसे ये फील कर सकती थी और ये भी अब जो इसके पास वो स्पिरिट एंसेंट डायग्राम था उसे एक्टिवेट करने जाती। पर नीदर एंसेस्टर फिलहाल इसे मना करते हैं कि तुम्हारे स्ट्रेंथ अभी उतना काफी नहीं है कि तुम इसके पूरे पावर को एक्टिवेट कर पाओ, तुम फालतू में इंजर्ड हो सकती हो। नीदर एंसेस्टर इसे समझाते हैं कि टेंशन मत लो, मूचन को कुछ नहीं होगा, हम सभी यहाँ पर हैं। मूचन भी यहाँ पर उस यिन यांग वेस को देखता है और मन में सोचता है यार इनका क्लैन ये एंसेंट कहलाने के लायक है। ये जो भी पावर था पूरे ग्रेट 1000 में टॉप 10 में गिना जा सकता है। इधर महाटियान कुछ हैंड सील्स बनाता है और ये जो यिन यांग वेस था इसमें से ब्लैक और व्हाइट पावर लगातार बाहर निकलते हैं। यिन पावर
यानी कि हॉट पावर, यांग पावर यानी कि कोल्ड पावर। अब ये दोनों मर्ज होने लगते हैं और एक मिस्टीरियस ऑरा यहाँ पे क्रिएट होती है। और मूचेन ने यहाँ पर जो प्रिमोडियल सील्स में इन्हें कैप्चर किया था, अब इस पावर से ये इसे तुरंत ही तोड़ देते हैं। मूचेन जानता था अगर इसके पास प्रिमोडियल बॉडी भी है तो भी फिलहाल ये डिसएडवांटेज में है। फिलहाल इसका पावर लेवल बढ़ चुका था और ये सॉवरिन के गॉड ग्रेड के मिड स्टेज में जा चुका था। मार्टियन इसे फिर से पूछते हैं कि क्या तुम मुझे अभी भी इमॉर्टल बॉडी नहीं दोगे? मूचेन हंसता है। मार्टियन भी कहते हैं कि देखो कुछ भी हो जाए, मुझे भी मालूम है कि मैं सही तरीका यूज नहीं कर रहा हूँ, पर किसी भी हाल में ये इमॉर्टल बॉडी हमें चाहिए। और ये सेम सब फिर से रखते हैं कि 100 साल बाद मैं तुम्हें दे दूंगा, पर मूचेन फिर से मना कर देता है। मार्टियन भी कहते हैं फिर मुझे यूज करना ही पड़ेगा। अब मार्टियन इस यिन यांग वेस को मूचेन की तरफ बढ़ाने लगते हैं। यांजिंग भी चिल्लाती है कि मार्टियन ज्यादा आगे मत जाओ, क्योंकि इन्हें मालूम था ये यिन यांग वेस पावर शायद इसे मूचेन भी ना संभाल पाए, क्योंकि इसकी मदद से मार्टियन फ्लेम एम्परर, मार्शल एंसेस्टर और बाकी लोगों से भी फाइट कर सकता था। पर मूचेन इस दौरान अपनी माँ से कहता है कि आप टेंशन मत लो। इसलिए गाइज मैं कहता हूँ कि मूचेन को थोड़ा इन लोगों ने ज्यादा ही ओपी दिखा दिया है, यानी कि टियान काओ डाओ, जिसको कि हम हेवनली सिल्क वॉर्म पोटैटो भी कहते हैं, यानी कि पूरे नॉवेल्स के जो ये ऑथर हैं। मूचेन की माँ को भी समझ में नहीं आता है और न ही मार्टियन को कि अब ये क्या कर सकता है। फिलहाल मार्टियन का पावर, वैसे तो ये डिवाइन के मिड ग्रेड में थे, पर इस वेपन की मदद से इनको लेटर स्टेज में माना जा सकता है। नीदर एंसेस्टर भी सोचते हैं क्या इसके पास कोई और तरीका है। मार्टियन यहाँ पे हंस रहा था और फिलहाल ये और भी अपने ब्लड पावर को यूज करके इस वेसल को अब मूचेन की तरफ फाइनली बढ़ा देते हैं। एक ब्लैक और व्हाइट टॉरेंट यानी बवंडर के समान ऑरा मूचेन को घेरने लगती है। फिलहाल मूचेन यहाँ पर ये जो एओन टावर था इसकी तरफ एक रेस्पेक्ट की नजर से झुक जाता है और कहता है कि एल्डर, ये जो मार्टियन है ये काफी ज्यादा स्टबर्न है, तो फिलहाल आपको मेरी मदद करनी ही पड़ेगी। और जैसे ही मूचेन बोलता है, पूरा ये जो एओन टावर था यानी मूचेन जिसमें पहले गया था, ये अचानक से हिलने लगता है और ये जो यिन यांग वेस था इसके सामने ये टावर प्रकट होता है और तुरंत ही इसे बीच में एब्जॉर्ब कर जाता है, मतलब बीच में ट्रैप कर जाता है। और इतना फास्ट होता है कि किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। मार्टियन हो या बाकी लोग ये हैरान हो जाते हैं कि यांजिंग भी सोचती है ये चल क्या रहा है। यांजिंग और बुदुरजवान एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और समझ जाते हैं ये जो पावर है ये इमॉर्टल एम्परर का है। इस प्रकार का पावर इतना मिस्टीरियस बस उन्हीं के पास हो सकता है, मरने के बाद भी। ये जो पावर था ये डिवाइन ग्रेड के सॉवरिन से भी ऊपर था। कहो तो नाम बता दूं, इसे कहा जाता है रूलर पावर। लिखा नहीं हुआ है। मार्टियन चिल्लाता है कि मूचेन, मेरा ये यांग वेस कहाँ गया? मूचेन हंस के कहता है इमॉर्टल एम्परर ने उसे ट्रैप कर दिया है, क्योंकि जो एवन टावर में वो जो पावर बचा खुचा था इमॉर्टल एम्परर का, अब मूचेन उसे यूज कर सकता था और ये पावर ज्यादा से ज्यादा 1 साल रह सकता था, यानी कि 1 साल बाद यिन यांग वेस बाहर आ सकता था। मार्टियन अब काफी गुस्से में था और ये कहता है कि मूचेन, अब कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता और मैं भी देखना चाहूंगा कि एक मरे हुए इमॉर्टल एम्परर तुम्हारी रक्षा कैसे करते हैं। और ये अपने बाकी एल्डर से कहता है कि वॉर के लिए तैयार हो जाओ। अब ये चीज देखकर यांजिंग और नीदर एंसेस्टर ये भी सोचने लगते हैं कि आदमी पागल हो चुका है क्या, इससे वॉर लड़ना है, बाहर में एविल क्लैन वाले उधर अटैक कर रहे हैं। फिलहाल टेंशन काफी बढ़ चुका था, पर तभी अचानक से यहाँ पर एक घंटी की आवाज सुनाई देती है और कोई कहता है ये तो ग्रेट 1000 पैलेस का घंटा है। और यहाँ पर अचानक से एक मिस्टीरियस फिगर स्पेस को चीरते हुए प्रकट होते हैं और तुरंत ही कहते हैं कि उम्मीद है कि आप दोनों लोग इस बैटल को रोक दोगे। मार्टियन, किन यांजिंग और बाकी लोग भी इनको काफी रेस्पेक्ट की नजर से देखते हैं, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि पहले डेमन स्लेयर किंग थे, किन टियान। दुनिया में कितने भी पावरफुल फोर्सेस हो, पर किन टियान क्योंकि ये ग्रेट 1000 पैलेस से थे, यानी ये लोग को डेमन स्लेयर कहा जाता है, जो हेवन लेवल के डेमन्स को मार देते हैं या उतने पॉइंट्स इकट्ठा कर पाते हैं। तो इनको सभी लोग एक रेस्पेक्ट की नजर से देखते थे और इसको बनाने वाले कोई और नहीं बल्कि इमॉर्टल एम्परर खुद थे। मूचेन तो बाय नसीब यानी कि लक से एक डेमन स्लेयर किंग बन गया था, पर किंटियान ने इसके लिए काफी मेहनत किया था। अब ये आवाज सुनने के बाद मार्टियन कहता है कि ब्रदर किन, ये मेरा महाक्लैन है, आपको ऐसे मैटर्स में नहीं पड़ना चाहिए, ये आपके कंट्रोलिंग एरिया से बाहर का एक क्षेत्र है। किंटियन स्माइल करते हैं और कहते हैं कि तुम इमॉर्टल बॉडी के पीछे इतना क्यों पड़े हो, मुझे पता है इसका रूल क्या है। इमॉर्टल एम्परर का ये बॉडी है और उन्होंने जो रूल्स बनाए थे उसके हिसाब से मूचेन अब इसका सक्सेसर है। और किंटियान को भी यहाँ पर मार्शल एंसेस्टर और फ्लेम एम्परर के आसपास का ही बंदा माना जाता था, क्योंकि इनका भी पावर डिवाइन ग्रेड के लेट फेज में था। और क्योंकि अब मार्टियन के पास वो यिन यांग वेस नहीं है, तो ये किंटियान को कभी हरा भी नहीं पाएंगे। अब यहाँ पर मार्टियन बहुत सारे बहाने मारते हैं ताकि इन्हें प्रीमोडियल बॉडी मिल जाए, पर किंटियान फिलहाल इन्हें रोक देते हैं। मार्टियन भी एक चीज जानता था
कि जब इन्होंने फ्लेम एम्परर से फाइट किया था तो उस समय फ्लेम एम्परर डिवाइन ग्रेड के इनिशियल फेज में थे और फिलहाल वो लेट फेज में है और मू चेन को उनका साथ हासिल है, साथ में मार्शल एंसेस्टर, तो ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। मा टियान भी समझ चुका था कि स्पिरिट क्लैन तो साथ में है, बुदुर क्लैन भी है, एंडलेस फ्लेम टेरिटरी, मार्शल बॉर्डर, ये अब मू चेन को फाइट नहीं दे सकता था, तो फिलहाल ये गिव अप कर देता है। और किंटियान इस समय सभी को समझाते हैं कि एविल क्लैन फिलहाल राइज पे है, तो ये सब बातें छोड़ो, प्रीमॉडल बॉडी को उसका मास्टर मिल चुका है, ये बंदा फ्यूचर में स्ट्रांग हो सकता है और हमारी मदद कर सकता है एविल क्लैन से। अब मा टियान के कहने पर किंटियान भी मूचेन से कहते हैं कि इसका यिन यांग वेस इसको वापस लौटा दो। मूचेन भी यहाँ पर तुरंत ही एओन टावर को रिलीज कर देता है और यिन यांग वेस मा टियान को वापस मिल जाता है। पहले ये इसे अच्छे से देखता है कि कहीं ये डैमेज तो नहीं हो गया और उसके बाद ये एक चैन की सांस लेता है। किंटियान भी हैरान थे, यार इमॉर्टल एम्परर का पावर 10,000 साल से ऊपर हो चुका है, फिर भी ये काफी था यिन यांग वेस को सप्रेस करने में। अब मा टियान भी एकदम नॉर्मल हो जाता है। अब किंटियान मूचेन को डेमन स्लेयर बोलते हैं। मूचेन भी स्माइल करता है कि अरे मैं इसका हकदार नहीं हूं, मुझे गलती से मिल गया था। पर किंटियान कहते नहीं, तुम डिजर्व करते हो, लक वगैरह कुछ नहीं होता है, क्योंकि मूचेन को देखकर ये समझ सकते थे इस बंदे के पास डिवाइन ग्रेड की बॉडी है, प्रीमोडियल इमॉर्टल बॉडी है, और क्या चाहिए। अब बातें करने के बाद किंटियान अपने हैंड साइन को मूव करते हैं और एक गोल्डन पावर मूचेन की तरफ बढ़ता है। मूचेन भी जब इसे देखता है तो ये हैरान था। अचानक से मूचेन के पास एक गोल्डन स्क्रॉल आता है। किंटियान स्माइल करते हैं और कहते हैं कि तुम अब एलिजिबल हो इस गोल्डन स्क्रॉल के लिए। अब इस गोल्डन स्क्रॉल पर 3 चीज लिखा हुआ था, ग्रेट 1000 स्क्रॉल, और इसमें जब मूचेन पढ़ता है तो इन्विटेशन था ग्रेट 1000 की किसी मीटिंग के लिए। अब मूचेन इनसे पूछता है कि ये है क्या चीज। किंटियान स्माइल करते हैं और बताते हैं कि प्रीमोडियल एज के टाइम में इमॉर्टल एम्परर ने जो हेवनली एविल डाइटी है यानी एविल क्लैन का लीडर, उससे उन्होंने फाइट किया था और फिलहाल अपने पावर को यूज करके उसे बस सील कर पाए थे। पर क्योंकि जो एविल डाइटी है उसका स्ट्रॉन्ग लाइफ फोर्स है, तो बस वो सील हो पाया, डिस्ट्रॉय नहीं। इसीलिए हमें हर 1000 साल पे एक ग्रेट 1000 अलायंस मीटिंग को होस्ट करना पड़ता है और ऐसे इन्विटेशन बस हेवनली सॉवरेन को ही मिलता है। और उसमें भी ये स्क्रॉल के कई ग्रेड्स हैं, जैसे कि गोल्डन, सिल्वर और मेटल, और जो डिवाइन हेवनली सॉवरेन होता है उसे गोल्डन स्क्रॉल मिलता है। और इस दौरान किंटियान बताते हैं कि 49,000 साल बीत चुके हैं और हेवनली एम्परर यानी इमॉर्टल एम्परर ने कहा था कि इसके बाद एविल डाइटी का जो सील है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और हर साल ये लोग जाके एक एक सील को डिस्ट्रॉय करते हैं ताकि हेवनली एविल डाइटी मर सके। ये 49वां बार था। मूचेन को भी समझ में नहीं आता यानी एविल डाइटी कितना पावरफुल है कि सील होने के बाद भी ये अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं हो पाया, और 48 बार यानी कि हर 1000 साल पे ये लोग जा करके उसका जो सील था यानी जो लाइफ फोर्स शायद लीक करता होगा उसे ये डिस्ट्रॉय करते थे। और ये सब बातें सुनकर किन यानजिंग, बुदुर जुआन और बाकी लोगों का भी चेहरा फिलहाल देखने लायक था। मूचेन इस दौरान पूछते हैं कि अगर ये एविल डाइटी इतने पावरफुल है तो एविल क्लैन वाले अभी तक वो सील क्यों नहीं ब्रेक कर पाए। अब इस पर किंटियान बताते हैं कि देखो इमॉर्टल एम्परर ने यहाँ पर एक सील बना दिया है, तो फिलहाल वहां पर एविल क्लैन वाले एंटर कर ही नहीं सकते। हालांकि फिलहाल उसे प्रोटेक्ट करने के लिए फ्लेम एम्परर और मार्शल एंसेस्टर हैं, नहीं तो वो कब का वहां पे जा भी चुके होते। और किंटियान बताते हैं कि ये जो मीटिंग है वो 3 महीने बाद है, और ये बताते हैं वो जो मीटिंग है और जहां पर वो सील डिस्ट्रॉय करने जाना है, जितने भी इस दुनिया में हेवनली सॉवरेन है उसके आधे यानी 50% जाएंगे वहां पर उसे डिस्ट्रॉय करने, और बाकी लोग इस पूरे एरिया को प्रोटेक्ट करेंगे। मूचेन भी समझ रहा था कि शानदार माहौल होगा, मतलब आधे से ज्यादा हेवनली सॉवरेन इकट्ठा होंगे। और किंटियान मूचेन से कहते हैं कि मा टियान का तुम टेंशन मत लेना। मूचेन भी कहता है अगली बार आपको परेशानी उठानी नहीं पड़ेगी। और किंटियान यहाँ से निकलने लगते हैं क्योंकि इन्हें बाकी भी जो डिवाइन लेवल के हेवनली सॉवरेन्स थे उन्हें इन्विटेशन देना था। किन यानजिंग, बुदुर जुआन और बाकियों को भी ये इन्विटेशन दे जाते हैं, और क्योंकि ये सभी लोग डिवाइन लेवल के सॉवरेन थे तो इन्हें भी गोल्डन स्क्रॉल ही मिलता है। बुदुर जुआन इस दौरान बताते हैं जहां पर वो सील है उस जगह को नॉर्दर्न वाइल्डरनेस हिल कहा जाता है, और वहां पर अभी भी इमॉर्टल एम्परर के कुछ आदमी रहते हैं, और उनका फिलहाल जो लीडर है उसे अनडाइंग लॉर्ड कहा जाता है। वो भी काफी पावरफुल है और उनका भी स्ट्रेंथ फ्लेम एम्परर और मार्शल एंसेस्टर के आसपास ही माना जा सकता है, और वो बंदा आज तक वहीं पे है, मतलब वो ग्रेट 1000 वर्ल्ड में नॉर्मली आते भी नहीं है, इसलिए उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मूचेन इस नाम को याद रखता है, द लैंड ऑफ ऑल टॉम्स, द अनडाइंग लॉर्ड। मूचेन को अब इतने पावरफुल लोगों के बारे में अब जाके पता चल रहा था। और किन यानजिंग, बुदुर जुआन बताते हैं कि प्रीमोडियल एज और अभी को कंपेयर करें तो हम ये कह सकते हैं कि अभी भी हम बराबर ही पावरफुल हैं, क्योंकि हमारे पास फ्लेम एम्परर, मार्शल एंसेस्टर, किंटियान, ग्रीन स्वॉर्ड सेंट, अनडाइंग लॉर्ड और भी कुछ लोग हैं, साथ में 5 एंसेंट क्लैन। फिर भी ये कहते हैं कि एविल क्लैन को कम में आंकना मुश्किल होगा, क्योंकि अब हमारे पास इमॉर्टल एम्परर नहीं है। मूचेन भी यहाँ पर अब थोड़ा प्रेशर फील करता है,
इस दौरान इसकी नजर पड़ती है और लुओली से ध्यान से देख रही थी। फिलहाल दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ के थे और मूचेन इस दौरान सोचता है कि मैंने काफी मेहनत किया और अभी भी कुछ हो नहीं सकता। कुछ भी हो जाए मैं विल क्लैन के सामने अकेले खड़ा हो जाऊंगा। इधर सीन शिफ्ट होता है और एक डार्क हॉल को दिखाया जाता है जहां पर काफी ब्लैक स्मोक्स को देखा जा सकता था। डेमोनिक ऑरा मानो यहाँ पर भरी पड़ी थी और फिलहाल इस हॉल में 32 थ्रोन थे, सभी ब्लैक कलर के। अब इन सभी की अगुवाई एक डेमोनिक फ्लेम्स करके थे, वो कर रहे थे और पूछते हैं कि क्या सभी आ चुके हैं। अब धीरे धीरे आवाज आती है कि हमारा हेवन डेमन क्लैन आ चुका है। दोबारा से एक आवाज आती है कि हमारा कॉप्स डेविल क्लैन हम भी आ चुके हैं। ऐसे करके सभी की आवाज आती रहती है। अगर मूचेन यहाँ पर होता तो ब्लैक डेमन कॉप्स एम्परर को यह पहचान सकता था। और ये लोग डिस्कशन करते हैं कि 3 महीने बाद ग्रेट थाउजेंड पैलेस का भी एक मीटिंग है। फिलहाल यहाँ पर 31 डेमोनिक शैडोज आ चुके थे और ये लोग भी कहते हैं कि हमने कई सालों से वेट किया है, 1000 सालों से, और फाइनली वो मौका आ चुका है। और जो सभी की अगुवाई कर रहे थे डेमोनिक शैडो ये एक ऑरा रिलीज करते हैं जो कि इनके एम्परर का था, यानी कि हेवनली एविल डाइटी किंग का, जो कि फिलहाल उस सील में ट्रैप थे। और इस दौरान ये लोग डिस्कस करते हैं कि वहां पर 2 ऐसे लोग हैं जो कि इमॉर्टल एम्परर के आसपास माने जा सकते हैं। एक है फ्लेम एम्परर, दूसरा है मार्शल एंसेस्टर। यही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है क्योंकि इसने एक बार फ्लेम एम्परर से फाइट भी किया था और कैसे भी करके ये वहां से बच के भागा था। दूसरा भी था यहाँ पर एक बंदा डार्क हेवन एम्परर, इसने भी एक बार फ्लेम एम्परर से फाइट किया था और ये भी हाँ में सर हिलाता कि यार वो फ्लेम एम्परर वो सच में काफी पावरफुल है, कि मैंने जब उससे फाइट किया तो मेरा जो ये स्टैंड डेमोनिक फ्लेम है वो उसके फ्लेम के सामने कुछ भी नहीं था। और इस दौरान इनमें से कुछ मार्शल एंसेस्टर के बारे में भी बात करते हैं। एक बोलता है कि मैं मार्शल एंसेस्टर से मिला था पर मैं उससे अकेले फाइट नहीं कर पाऊंगा। अब इस दौरान जो ब्लैक कॉप्स डेमन एम्परर थे जो कि मार्शल एंसेस्टर से फाइट किए थे, इस सामने वाले एक एविल क्लैन से बात करते कि तुम लोगों का ट्राइब लोअर प्लेन्स में गया था जहां पर पहले वो मार्शल एंसेस्टर रहता था। अगर तुम लोग उसे वहीं पे मार दिए होते तो आज इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होता। पर इस दौरान इनका जो अगुवाई कर रहा था वो डेविल फ्लेम या जो भी बोल लो, वो कहता है ये फ्लेम एम्परर और मार्शल एंसेस्टर कितने भी पावरफुल हो, अगर हमारे एविल फ्लेम डाइटी बाहर निकल गए तो उन दोनों को वो आराम से हरा सकते हैं। और इनका एक ही इरादा था कि बस फ्लेम एम्परर और मार्शल एंसेस्टर जहां पर वो सीलिंग प्लेस है वहां पे नहीं पहुंच पाए, हमें उन्हें बीच में ही रोकना पड़ेगा। मीटिंग इनकी खत्म होती है और फिलहाल ये यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। इस दौरान सेंट हेवन डेमन एम्परर कहता है कि हमारे एविल डाइटी किंग जब आप बाहर आओगे तो पूरा ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड आपके नीचे झुक जाएगा। लगभग आपको 49,000 साल हो चुके हैं। अब इधर सीन शिफ्ट होता है, मू स्टेट को दिखाया जाता है जहां पर फिलहाल काफी शांति था। मूचेन यहाँ पर मजे कर रहा था और लोगों को कल्टीवेट करते हुए ये देखता भी। इसके बगल में एक लड़की भी थी जो कि ब्लैक ड्रेस पहन के थी। अब यहाँ पर जो भी लोग कल्टीवेट कर रहे थे एक तरह से मूचेन का डिसाइपल कहे जा सकते हैं। और फिलहाल इन दोनों को देखकर ये एकदम ऑ में थे, यानी काफी सरप्राइज। लुओली भी इसकी तारीफ करती कि तुम्हारा मू स्टेट ये काफी डेवलप हो चुका है। मूचेन इस दौरान मजे लेते हुए कहता है कि ये मैंने हमारे बच्चों के लिए डेवलप किया है। अब लुओली यहाँ पर थोड़ी शर्मा जाती है और मूचेन से कहती है अभी हमारा शादी नहीं हुआ है और तुम बच्चों की बात कर रहे हो। अब इस दौरान मूचेन कहता है कि हम चाहो तो अभी इस पे काम कर सकते हैं। लुओली भी पूछती है किस पर। मूचेन एक सीरियस लुक के साथ कहता है बच्चों पर। अब लुओली जैसे ये सुनती है मूचेन को एक कोल्ड लुक देती है और इसे अपने से थोड़ा दूर ढकेल देती है और गुस्से में कहती है तुम मुझे बुली कर रहे हो, तुम्हें मालूम है ना कि मैं लुओ गॉड की प्रिंसेस हूँ और साथ में एंशिएंट स्पिरिट क्लैन की होली मेडन भी हूँ। मूचेन भी इस दौरान कहता है कि क्या मैं अपनी पत्नी के साथ बच्चे भी नहीं बना सकता। लुओली इस दौरान हंसते हुए कहती है कि पहले तुम्हें लुओ गॉड क्लैन जाना पड़ेगा और मेरा हाथ मांगना पड़ेगा। मूचेन की आंखों में फिलहाल ठरक को देखा जा सकता था पर लुओली फिलहाल इसे इग्नोर मार देती है और फिलहाल मूचेन भी अब शांत हो जाता है और ये पुराने दिनों को याद करते हैं। लुओली समझती थी कि मूचेन ने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया होगा नॉर्दर्न सेवेंस एकेडमी से बाहर निकलने के बाद। लुओली भी इस दौरान थोड़ी इमोशनल हो जाती है और मूचेन से बताती है कि तुम्हें मालूम है मेरी जिंदगी में सबसे अच्छा क्या हुआ, लुओ गॉड को बचाना, यानी लुओ क्लैन को होली मेडन बनना वो तो ठीक है पर उससे भी ज्यादा कि जब मैं तुमसे स्पिरिचुअल रोड पे मिली थी। मूचेन भी अब इससे कहता है कि ग्रेट थाउजेंड अलायंस के बाद हम फिर शादी कर लेंगे और फिलहाल ये भी हाँ में सर हिला देती है। तो स्टोरी यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।